वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा किस तरह से वेब डेवलपमेंट में आप अलग अलग जो लैंग्वेज होती है उनका कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं और कैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट को बनाकर डिलीवर कर सकते हैं। इसमें केवल थ्योरी पार्ट है, मैं सब हर एक कीवर्ड जो आप सुनते हैं उन सब के बारे में आपको बताऊँगा। आप बॉक्स जो आपको दिख रहा होगा उसमें हर एक चीज़ है, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, क्लाइंट साइड हो गया, सर्वर साइड हो गया, फ्रंट एंड क्या हो गया, बैक एंड क्या हो गया, स्टोरेज किसको बोला, और इन सब एक एक टॉपिक को मैं इस वीडियो में सभी को इन शॉर्ट में क्लियर करूंगा, ताकि आपको यदि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से इन सब का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है, हम सुनते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, है ना। ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जिसको चलाने के लिए आप किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड ना हो। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि कोई भी ब्राउज़र पे हम कोई एप्लीकेशन को रन करते हैं तो चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो लाइनेक्स हो, किसी पर भी आप चलाते हैं तो उस समय आपको ऐसा नहीं है कि अगर लिनक्स पे बना हुआ कुछ है तो आप विंडोज़ पे नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि ब्राउज़र पे जो भी एप्लीकेशन होती है वो सभी पे चल जाती है। तो इस तरह की एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर आप कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको यूज़र ज़्यादा मिल सकते हैं। यहीं पर अगर आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने जाते हैं तो केवल वो विंडोज़ पर ही चलेगी, तो आप बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसे नहीं चला पाएंगे। तो अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो ब्राउज़र पे चलती है और ब्राउज़र सब जगह चल जाता है। हाँ, एक बेनिफिट आपको यहाँ पर ये मिल जाता है कि अगर आप ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसे आप वेब पर तो चला ही पाएंगे, अगर सर्वर पर उसे होस्ट कर देते हैं तो। साथ में यदि आप चाहें तो अपने डेस्कटॉप पर भी उसका सेटअप लोकल होस्ट पे करके आप वहाँ पर भी चला सकते हैं। बस एक फॉल्ट यही हो सकता है कि सोर्स कोड जो है वो आपके क्लाइंट के पास चला जाता है। दूसरा, आप यदि मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाना चाहते हैं तो आप एक काम यह भी कर सकते हैं कि इसे वेब पर होस्ट करके मोबाइल में एक वेब व्यू बना के उसे भी लिंक करके चला सकते हैं। तो यदि आप ब्राउज़र बेस्ड कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपका वेब और डेस्कटॉप और मोबाइल तीनों तरह के वर्क आप एक ही से मैनेज कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि एक पंथ तीन काज यहाँ पर हो रहे हैं। तो हमने प्लेटफॉर्म के बारे में समझा कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दो चीज़ें होती है। जिसमें हम जो बात कर रहे हैं अभी वेब की, तो यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और जिसे हम ब्राउज़र बेस्ड एग्जीक्यूशन करेंगे, और ये तीनों के लिए हमें एक तरह से काम करके दे सकता है। अब जो बड़ा कीवर्ड है वो है क्लाइंट साइड क्या होता है और सर्वर साइड क्या होता है। जब भी कोई भी एप्लीकेशन, जब आप कोई भी वेब पेज वगैरह खोलते हैं तो वो जो लोड होके खुलता है और खुलने के बाद जो भी स्क्रिप्टिंग वगैरह चलती है वह सारी क्लाइंट साइड होती है। यानी कि अगर एक एप्लीकेशन को एक से ज़्यादा क्लाइंट चला रहे हैं तो हर क्लाइंट के ब्राउज़र पे जो अलग अलग दिखेगी वह सब क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग हो गई, जो वहाँ पर रन होगी, और जो सर्वर पे होगी यानी कि जो पेज खुल के आया उससे पहले जो भी कोडिंग हो गई, या फिर उसको डायनामिक बनाने के लिए जो कोड चले वो सारे क्या हो जाते हैं, सर्वर साइड हो जाते हैं। फिर जब आप कोई कमांड देते हैं और सर्वर पे फिर रिक्वेस्ट जाती है और उस समय जो प्रोसेस चलती है वह सारी सर्वर साइड हो जाती है। तो अब क्लाइंट साइड की बात करें तो इसमें जो आता है वो आता है फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड में हमारे पास तीन चीज़ें इसमें होती है। एक होता है बेस यानी कि जो मेन सबसे पहले जो सबको दिखाई देता है वो होता है HTML। तो HTML एक तरह से लैंग्वेज हो गई जो कि किसी भी पेज को डिज़ाइन करने के जो मेन कंटेंट होते हैं, जैसे इनपुट हुआ, जो भी टेक्स्ट एरिया हुए, आपके चेक बॉक्स वगैरह हुए, यह सब हमें HTML में मिलते हैं। तो यह बेस हो गई। बिना HTML के आप कोई भी वेब में काम करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो बेस जो हो गया वो हमारा HTML हो गया। इसी में HTML को जब आप कोड लिखेंगे तो आपको कोड लिखने के लिए एडिटर लगते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने सेकंड बताया वो है एडिटर। तो एडिटर में नोटपैड सबसे प्लेन हो गया, यानी कि यदि आपकी मशीन पे कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं भी है तब भी आप HTML में कोड लिखकर उसे प्रीव्यू देख सकते हैं। इसलिए नोटपैड बहुत बेसिक हो जाता है जो आप खोल सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग में थोड़ा सा स्पीड में वर्क करना चाहते हैं तो आप नोटपैड प्लस पे आ जाइए, या फिर और VS कोड पे चले जाइए। ऐसे नेटबीन्स, सबलाइम और ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं। मैंने सिर्फ केवल बताने के लिए आपको यहाँ कुछ ही लिए हैं।
तो हमारा पहला पार्ट हुआ कि बेस जो हमें करना है वो HTML में करना है, यानी कि आप कोई भी लैंग्वेज आगे जाके यूज़ करें, PHP में करें, जावा में करें, गो लैंग्वेज लगाएं, पाइथन में काम करें, रूबी में जाएं, सी हैश, जे हैश या VB.NET में करें, लेकिन सब में आपको HTML तो आना ही चाहिए। तो यदि आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप HTML लैंग्वेज को सीखें, जो बहुत ही छोटी होती है और बहुत ही आसानी से आप उसे सीख सकते हैं। अब यह तो एक बात हो गई कि हमने एक बेस HTML के जो भी हमारे इनपुट वगैरह थे रख लिए, लेकिन यूज़र को अच्छा दिखे उसके लिए आपको उसे अच्छे से सजाना धजाना होता है। तो उसके लिए हमें UI आ जाती है, जो कि यूज़र इंटरफेस बोला जाता है, जो मैंने यहाँ पर यूज़र इंटरफेस में बताया। तो इसमें अब जो मेन चीज़ होती है वो होती है CSS। तो एक तो CSS होती है, CSS के भी कुछ रूल्स हैं, आप उन रूल से CSS सेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई एक लैंग्वेज आती है तो उसके साथ में एक तरीके से आपके पास एक फ्रेमवर्क आ जाता है। तो फ्रेमवर्क में क्या होता है कि CSS अगर आप लिखने जाएंगे तो आपको बहुत सारी कोडिंग लिखना होगी, वहीं आप अगर बूटस्ट्रैप यूज़ कर लेंगे तो आपको छोटी छोटी क्लास से आप बहुत सारी कोडिंग अपने आप पीछे के पीछे उसके चलने लग जाएगी। तो CSS सीख लें, बहुत डीप में जाके ना सीखें, बेसिक CSS सीख लें। और अगर आप UI अच्छा करना चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप सीख लीजिए। बूटस्ट्रैप सीखने से क्या होगा कि आपको केवल क्लास लगाकर आप आसानी से कोई भी पेज वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। यहीं पर अगर आप जाते हैं तो हमारे पास टेलमेंट CSS हो गई, फाउंडेशन हो गई, बुल्मा हो गई, स्केलेटन हो गए, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क आते हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए, उसमें काम कर सकते हैं। तो यदि मैं किसी एक लैंग्वेज बनाने की बात करूँ तो मैं अगर HTML तो मुझे लेना है, मैं Notepad++ ले लेता हूँ या मैं VS कोड पे कोडिंग कर दूँ। उसके बाद मुझे CSS लेना होगी, या तो मैं प्लेन CSS पे काम करूँ या साथ में मैं बूटस्ट्रैप ले लूँ। तो यहाँ तक का मेरे फ्रंट एंड में UI का सिलेक्शन हो गया। अब मुझे जो स्क्रिप्टिंग लिखना है, स्क्रिप्टिंग का मतलब ये हुआ आपने किसी बटन पे क्लिक किया या फिर आपको कोई उसमें एनिमेशन वगैरह दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आती है। यहाँ पर आपको थोड़ा लैंग्वेज सिलेक्शन करना होता है, या तो आप जावा स्क्रिप्ट पर जाएं या फिर आप टाइप स्क्रिप्ट पर जाएं। तो अगर जावा स्क्रिप्ट पे जाते हैं तो आपको उसके भी फ्रेमवर्क मिल जाते हैं, तो उसमें jQuery, React.js और व्यू करके मिल जाता है। वहीं आप टाइप स्क्रिप्ट पे जाएंगे तो आपको फिर जो है AngularJS का उपयोग करना होगा। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, आप जैसे सीखना चाहें या जो आप सीखे हों, उस हिसाब से दोनों में से कोई भी आपको एक रास्ता लेना होगा। अगर आप जावा स्क्रिप्ट वाला लेते हैं तो फिर आपको इनमें से कोई फ्रेमवर्क लेना होता है। तो जावा स्क्रिप्ट इनेबल्ड ही होती है, अलग से कोई उसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पे कोई भी लिंक वगैरह नहीं देना होती है। लेकिन यदि आप इनमें से कोई इसका फ्रेमवर्क लेना चाहते हैं, अगर jQuery लेना चाहते हैं तो आपको उसकी CDN जोड़ना होती है। वैसा ही HTML के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन बूटस्ट्रैप अगर आपको जोड़ना है तो आपको उसकी CDN जोड़ना पड़ती है। CSS के लिए भी कोई CDN की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ या मैं जिस पर बनाता हूँ, तो मैं इस तरह से VS कोड, बूटस्ट्रैप, जावा स्क्रिप्ट और jQuery इन सब को लेके मेरा फ्रंट एंड का जो भी है वो प्रोसीजर बना लेता हूँ। यहाँ तक हमारा फ्रंट एंड क्लाइंट साइड में फ्रंट एंड वाला जो पार्ट है, या तो क्लाइंट साइड बोले या फ्रंट एंड बोले, वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात होती है सर्वर साइड की। तो आप ये जो इतना प्रोसीजर है ये किसी भी लैंग्वेज में कोई भी में भी बना सकते हैं। चाहे मैं अभी जावा स्क्रिप्ट jQuery से बना के आया, आप टाइप स्क्रिप्ट AngularJS से भी बना सकते हैं। अब बात आती है बैक एंड की। तो बैक एंड में दो चीज़ होती है, एक तो जो लैंग्वेज वहाँ पर वर्क करती है आपके डायनामिक HTML जनरेट करने के लिए, एक तो वो हो गया। दूसरा, आप जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना और उसका रिस्पॉन्स देना, इसके लिए लैंग्वेज होती है। प्लस यदि आप कोई डेटा या कोई फाइल स्टोर करना चाहते हैं हार्ड डिस्क पर, वेब सर्वर पर, तो उसके लिए स्टोरेज लगता है। ये दोनों ही जो होते हैं ये सर्वर साइड ही काम करते हैं। तो हम पहले मेन बैकएंड में लैंग्वेज समझ लेते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज वहाँ पर होती है।
तो सबसे ज़्यादा जो अभी उपयोग में आती है वो है PHP पे बहुत सी एप्लीकेशन बनी हुई है। तो आप PHP अगर सिलेक्ट करते हैं लैंग्वेज तो उसमें फ्रेमवर्क भी होते हैं। अब फ्रेमवर्क क्या होते हैं कि यह पहले से बनाए हुए कुछ कोड हैं जो आपकी कोडिंग को शॉर्ट कर देते हैं। आपको ज़्यादा कोडिंग नहीं लिखना होती है और आप उन फ्रेमवर्क का उपयोग कर सकते हैं। तो या तो आप कोर PHP से चले जाएं, यदि आप PHP लें तो कोर PHP से PHP में कोडिंग कर लें, और अगर PHP में ना करें तो आप लारावेल ले लें, कोडिग्नेटर का उपयोग कर लें, एक्सप्रेस ले लें, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका ले सकते हैं। कोर PHP में करना चाहें तो कोर PHP में अपना खुद का भी एक फ्रेमवर्क बनाकर आप सेट ऑफ रूल बना सकते हैं और वो भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप समय बचा सकें। अगर आप PHP से नहीं जाते हैं तो आप टाइप स्क्रिप्ट ले लीजिए, फिर Node.js आपको लेना होगा, ऐसे गो लैंग्वेज हो गया। जावा लेंगे तो आपको स्प्रिंग पे आपको जाना होगा, पाइथन पे जेंगो चला जाएगा, रूबी पे रेल्स हो जाएगा, C#, J# या VB.NET के लिए आपको ASP.NET फ्रेमवर्क लेना होगा। तो इनमें से जो आपको आपकी फील्ड में जो आपको समझ में आता है आप इनमें से ले सकते हैं। मुझे इन सब का इतना डीप में नॉलेज है नहीं, थोड़ा सब में किया हुआ है, लेकिन इसलिए मुझे PHP सबसे बढ़िया लगता है और उसमें मैं कंफर्ट रहता हूँ। तो PHP में आप कोर PHP से खुद का एक फ्रेमवर्क बनाकर काम कर सकते हैं। तो बैक एंड में आपको एक लैंग्वेज कोई भी लेना होती है तो आप कोई भी सिलेक्शन इसमें से कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम क्या चाहते हैं। तो देखो, ये डिपेंड करता है स्टोरेज की वो एप्लीकेशन क्या बना रहे हैं। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें कोई स्टोरेज की आवश्यकता ही नहीं होती है। कुछ आपने कैलकुलेटर बना दिए तो उनका काम आपके फ्रंट एंड से ही काम हो गया, वहीं से वहीं कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू दे देंगे, तो किसी स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई छोटा मोटा स्टोरेज आवश्यकता भी होती है तो आप फाइल सिस्टम ले लीजिए। तो आप कोई भी फाइल बना के उसमें डेटा रख दीजिए और वहाँ से दिखा दीजिए और वहीं पर स्टोर करा दीजिए। लेकिन अगर कोई बिजनेस एप्लीकेशन की बात की जा रही है तो फिर आपको या तो SQL लेना होती है। तो SQL भी एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। तो इसमें अगर आपने SQL सीख लेते हैं तो आपको क्या होता है, अलग अलग आप डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, यदि मैं वेब पे हूँ तो वेब पे मुझे MySQL बहुत आसानी से मिल जाता है। SQL सर्वर पे जाएं तो फिर सर्वर जो नॉर्मल सर्वर आते हैं उससे थोड़े कॉस्टली सर्वर पे जाना होता है। ओरेकल की अलग बात है। SQLite जो होता है वो जनरली एंड्रॉयड के लिए होता है। तो यदि आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाए तो फिर आप SQLite वगैरह में उसका डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम वेब पर हैं, PHP पे जा रहे हैं और SQL ले रहे हैं तो MySQL बेस्ट ऑप्शन है। आप MySQL डेटाबेस और SQL पे काम करें, MySQL डेटाबेस में डेटा को स्टोर करा दें। इसके साथ यदि आप NoSQL पे जाना चाहते हैं, NoSQL भी MySQL या SQL से थोड़ा सा अलग एक नया बोल सकते हैं हम। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज है। इसमें एक स्ट्रक्चर, एक टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता था। तो NoSQL में आप एक तरह से JSON फॉर्मेट मान लीजिए और बहुत अलग अलग इसके रूल्स भी हैं। तो आप NoSQL पर भी जा सकते हैं या आप एक साथ दोनों पर भी जा सकते हैं। कुछ पार्ट आप NoSQL से यूज़ कर सकते हैं, कुछ SQL से कर सकते हैं। तो NoSQL में फायरबेस, MongoDB, OrenDB और ऐसी बहुत सारे और भी डेटाबेस है, आप उनमें भी जा सकते हैं। नहीं भी हो तो आप SQL, MySQL का उपयोग कर सकते हैं। फाइल सिस्टम, ये सब तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों को एक साथ भी ले सकते हैं या अलग अलग भी ले सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप ऐसे उपयोग कर सकते हैं। अभी मैं जिस चैनल की बात कर रहा हूँ, इस चैनल पर मैंने कुछ HTML के भी वीडियो डाले हैं। मैंने बेस से हर चीज़ें नहीं बताई है, जो प्रॉब्लम आती है उसमें मैंने HTML के भी कुछ चीज़ें बताई है, कुछ जावास्क्रिप्ट की भी बताई है, कुछ jQuery की भी बताई है, PHP के भी बहुत से वीडियो बनाए हैं, MySQL के भी बहुत से वीडियो बनाए हैं। लेकिन मैंने अभी क्या किया है कि MySQL को बेस से सिखाने के लिए करीब 100 वीडियो की एक नई सीरीज़ बनाई है, जो मैंने एक सेपरेट चैनल बना दिया है, इमेजिनेशन कोड, और उस पर पूरी सीरीज़ अपलोड कर दी है। करीब 91 वीडियो तो उसके पब्लिश हो गए हैं और कुछ वीडियो और अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं। तो आप उससे कंप्लीट MySQL सीख सकते हैं, जिसमें हर एक पार्ट को क्लियर किया है, एक छोटे से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़, और साथ में कुछ एप्लीकेशन लाइव पूरी MySQL में भी बना दी है। फ्रंट एंड से केवल आपको डेटा एंट्री करना है, बाकी वैलिडेशन वगैरह सब चीज़ें बेस डेटाबेस में ही कंप्लीट की, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ तक
हमने क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, बैक एंड और स्टोरेज, उनकी लैंग्वेज, उनके फ्रेमवर्क, यह सब समझ लिए। आशा है मुझे कि आपको यह सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनसे रिलेटेड यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में जहाँ से मैं आपको इसे ऑपरेट करके बता रहा हूँ कि कौन सी लैंग्वेज सिलेक्शन करना है, इस लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत से मैंने आर्टिकल भी बना के लिख रखे हैं। आप क्लिक करके जो ब्लू है इन सब के मैंने लिखे हुए आप देख सकते हैं। साथ में इस आर्टिकल की भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ जहाँ से आप पूरा इसे रीड कर सकते हैं। जो भी बातें मैंने बोली उससे भी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।